बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीब हामिद और आज हमें ज्वाइन किया है राना मशहूद साहब ने। चेयरमैन हैं पाकिस्तान यूथ काउंसिल के, चेयरमैन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और यूथ में राना साहब को बहुत पसंद किया जाता है। राना साहब से जो है हमारी यूथ की एक अलग मोहब्बत है। राना साहब की मीम्स भी बनाते हैं, इनसे मोहब्बत भी करते हैं इनको, और जो है इनसे गाइडेंस भी लेते हैं। और यूथ के साथ राना साहब की बहुत एंगेजमेंट रहती है। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं राना साहब ने डिज़ाइन किए हैं, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ के लिए, उसकी एम्पावरमेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान की कौम ने इंडिया को जो जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, स्टार्ट करूंगा मोदी के बयान से। आपने वो उनका क्लिप देखा होगा, वो बड़ा मज़े का क्लिप है। अच्छा, मुझे वो खुद समझ नहीं आया। अच्छा, वो कौम से खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान हमारा साथ देता, उसने हम पर ही हमला कर दिया। तो इसको क्या कहें? ये एक्चुअली एक झूठ था जो बार बार बोला जाता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इंडिया के अंदर जो हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। जो पाकिस्तान में हो रहा है ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि उसमें इंडिया का हाथ है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KPK में हो रहा है, वो जो उनका कुलभूषण यादव पकड़ा गया, मतलब मैं तो ये हैरान होता हूँ कि दुनिया आंखें कैसे बंद कर सकती है कि उनका एक ऑपरेटिव जो है, ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया। उसने इन तमाम चीज़ों का इकरार किया और उसने वो तमाम नेटवर्क्स बताए जिनके थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी रेजिलियंट कौम है। इंडिया के अंदर जो महरूमी है, जो वहाँ पर जुल्म किए गए हैं, वहाँ पे खाली कश्मीर नहीं है जी। वहाँ पे नागालैंड, वहाँ पे असम, वहाँ पे भूटान, वहाँ पे नेपाल, मतलब अगर आप पूरे इंडिया को पंजाब, इंडियन पंजाब, जो सिखों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया, जो कत्लेआम किया गया, तो इनकी तो एक हिस्ट्री है। इनकी तो प्राइम मिनिस्टर को एक सिख ने मार दिया क्योंकि जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का राज था। तो इंडिया के अंदर और जो फिर अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है, जो माइनॉरिटीज के साथ, जो दलित जो हैं, क्या देखें इंडिया जब बन रहा था तो उसके अंदर कहा गया था कि एक सेकुलर स्टेट होगी और ये क्लेम करते थे नेहरू और वो सारे कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट। तो इन्होंने तो अपने ही मुल्क का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। इन्होंने हिंदुस्तान को बांट के खुद रख दिया, मुसलमानों में, दलितों में, ईसाइयों में, फिर ये ऊपर भूटान, सिक्किम, नेपाल, मतलब अगर आप देखें बांग्लादेश के साथ जो इनके इश्यूज रहे, बांग्लादेशी अवाम को रिवोल्ट करना पड़ा, उनको आज़ादी लेनी पड़ी क्योंकि इंडिया इंटरफेयर कर रहा था पूरे का पूरा। तो इनकी एक अपनी हिस्ट्री है। अब उस हिस्ट्री को ये पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। तो पाकिस्तान पे जब इल्जाम लगा पठानकोट का भी, तो हमने तो कहा था कि आओ इंक्वायरी कराओ, तहकीकात कर ले। और हम गए इंक्वायरी के अंदर। उसके बाद इन्होंने आगे इंक्वायरी नहीं चलने दी। पहलगाम के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए। देखें, कश्मीर में इस वक्त 8 से 9 लाख फौज बैठी है। तो ये तो आपका सिक्योरिटी लैब्स है कि जिस रीजन में आपने 9 लाख फौज बिठाई हुई है, बच्चों को आप घरों से बाहर नहीं आने देते, उनको पढ़ने नहीं देते, वहां पे आपने जिंदगी, मामूलाते जिंदगी जो है मफलूज करके रख दी हैं। और वहां पे एक वाकया होता है तो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार है, और दूसरा फिर इनका झूठ पकड़ा इस तरह जाता है कि वाकये होने के 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो जाती है, 1.25 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंचती। वहां के लोग खुद चीख रहे हैं कि मतलब वहां पे कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। वो एक कपल भी था जिनका जो लड़की का शौहर ही ब्लेड टू डेथ, मतलब उसकी कोई इमरजेंसी, और उस लड़की ने भी कहा कि देखें, उसने कहा कि वहां पे तो जो मुसलमान थे हमें बचा रहे थे उल्टा, तो ये कौन लोग थे जो आए, आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? तो ये तो अब, और इनकी एक हिस्ट्री है। इन्होंने जो एयर हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैकिंग का माजी में जो इल्जामात लगाते रहे वो इनके झूठे साबित होते रहे। ये जितना कुछ करते रहे, इनका आज तक एक सच साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा सच कुलभूषण यादव की शक्ल में मौजूद है। और फिर जब आप लोगों के हकूक पे डाका डालेंगे, आपने रियासत जूनागढ़ से लेके हैदराबाद, दक्कन से लेके आपने कश्मीर के अंदर आपने कहा
आलमी इदारों के पास कि जी यहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए, आप मान कर आए आलमी इदारों के पास, सबसे पहले यही कहते हैं, और आपने ही 370 लगा के और दुनिया खामोश बैठी। जब किसी के राइट को आप इन्फ्रिंज करेंगे तो क्या वो अपने राइट के लिए बोलेगा भी नहीं? ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीरी अवाम की बात कर रहा हूं। जब आप बांग्लादेशी अवाम के ऊपर जुल्म करेंगे और अपना एक पपेट बिठा के, कठपुतली बिठा के वहां पे अपनी मर्जी से, तो फिर लोग रिवोल्ट करेंगे। जब नेपाल के ऊपर आप एट्रोसिटीज करेंगे तो आज नेपाल के बच्चे बच्चे को पूछें वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की फतह पे जश्न नेपाल में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है, असम में हो रहा है। तो ये इसका वजह क्या है कि इंडिया जो है उसके ऊपर जो इस वक्त हुक्मरान है गौ माता, मतलब आपने एक ऐसी डिवीजन पैदा की कि आपने गोश्त की बुनियाद पे अपनी आवाम को तकसीम कर दिया, आपने नफरत की बुनियाद पर अपनी आवाम को तकसीम कर दिया। तो आज तो अभी इंडिया, मैं आज आपको बता रहा हूं, इंडिया ने रहना नहीं है, इसके टुकड़े होने हैं। क्योंकि यहां पर जब आप जुल्म और ज्यादती करते हैं, जब आप जबरदस्ती करते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन आता ही आता है। सर आपको क्या लग रहा है मोदी का फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर? वैसे तो अभी आपने बता दिया कि इसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी राहुल गांधी का, जो कांग्रेस के लीडर है, उनका भी बयान आया है जिन्होंने मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया, रफाल जो उनके जेट्स हैं उस पर करप्शन स्कैंडल है 30,000 करोड़ का, जो कि मोदी की जेब में गया है। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। देखिए इंडिया में एक स्कैंडल नहीं है, इनके बफर्स जो गन्स आई थी, इनकी जो ऑगस्टा आप दोजें आई थी, इनके जो राफेल्स, इनका जो सिस्टम, वहाँ पे तो पार्लियामेंट की अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो वहाँ पे तो जो इल्ज़ामात लगते हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अरबों के नहीं खरबों के लगते हैं। और ये लोग इतने, मैं समझता हूँ, कैलेस हैं कि ये अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। इंडिया में वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो टॉयलेट की जैसी बेसिक फैसिलिटी से महरूम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इंडिया में। आज गुर्बत की लकीर से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं? इंडिया में। और ये लोग जो हैं, एक इन्होंने बॉलीवुड का कल्चर बना के, और इन्होंने इस जंग को भी बॉलीवुड की फिल्म समझ लिया था। इनके मीडिया ने जिस तरह की हरकत की, आज उनको माफिया मांगनी पड़ रही है। आज उनकी कौम अपने मीडिया पर एतबार करने को तैयार नहीं है। सर उनकी मीडिया ने चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये तो नहीं, खाली चाहत फतेह अली नहीं, वो तो लाहौर पे भी, लाहौर की बंदरगाह पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये तो इतना को एक बड़ा झूठ था। और वो झूठे लोग हैं, वो बेचारे बॉलीवुड, वो मतलब ना उनका जिंदगी जो है बस यही है। तो असल जब उनका मुकाबला पड़ा मर्द के बच्चों से, तो उनको पता चला कि फिर होता क्या है, फिर किस भाव बिकती है। सर शिवानी कहाँ है? सर इंडिया वाले भी पूछ रहे हैं सर, पाकिस्तानी भी पूछ रहे हैं सर, कोई उसका तस्लीम ही नहीं कर रहा कि हमारे पास है सर। देखें ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है सर। ठीक है, बस जो भी अब आएगा सिंदूर भर के ही भेजेंगे। ये आपको पाकिस्तानी को पता लग गया कि शिवानी कहाँ है। सर कुलभूषण की आपने बात की, जिस तरीके से वो जो भी इंडियन चैनल पे जाता है ना, तो वो उसामा बिन लादेन की तस्वीर उठा लेता है, कहते जी उसामा बिन लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया था। और हालांकि हम इसको बड़ा अच्छा काउंटर भी किया, लेकिन कुलभूषण यादव को आपको लगता है कि हमने इसको अंडर प्ले किया डिप्लोमेटिकली? जितना इसको इसके ऊपर ढोल बजाना चाहिए था, दुनिया को बताना चाहिए था, मतलब ममालिक को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कम है। देखें एक बदकिस्मती है, और वो बदकिस्मती क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एट्रॉसिटी होती है, कोई दरअंदाजी होती है, तो उस पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में समझौता एक्सप्रेस, बुचर ऑफ गुजरात कौन है? मोदी है। दुनिया ने क्या किया? ये वो मोदी है जिसके ऊपर दुनिया के कई ममालिक के ऊपर एंट्री बैन थी, क्योंकि इसको बुचर ऑफ गुजरात डिक्लेयर किया गया था। अमेरिका में एंट्री बैन थी, साबित हो गया था कि ये इन्वॉल्व है वायलेशंस के अंदर, ह्यूमन राइट वायलेशन से लेके जेनोसाइड के अंदर इन्वॉल्व है। तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। बदकिस्मती क्या है, ईस्ट तैमूर के ऊपर दुनिया इकट्ठी हो जाती है, और वहां पे चूंकि मुसलमानों के इलाके में से एक इलाका निकाल के उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी यहाँ पर आलमी अदारे जो हैं, तो आलमी अदारे कश्मीर पर क्यों सोए हुए हैं? आलमी अदारे कहाँ थे जब बोस्निया के ऊपर जो है जेनोसाइड हो रहा था? आलमी इदारे वहां पे कहाँ थे जहाँ पे शाम, इराक, लिबिया, मिस्र के अंदर
जो है इन्होंने घुस के जो काम किया, देखे ना, इन्होंने कहा था कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं जी। बाद में उसी टोनी ब्लेयर ने कहा कि जी वो झूठ था। किसी ने पूछा इनसे कि आपने इतने लोगों की जानों को दांव पे लगा दिया, इतना बड़ा। तो एक बदकिस्मती आज जो फलस्तीन में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, दुनिया आंखें बंद कर लेती है। यही जासूस अगर पाकिस्तान का पकड़ा गया होता इंडिया में, जो हम नहीं भेजते हैं, लेकिन अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, तो दुनिया में एक तूफान आ गया होता। बिल्कुल। ये कुलभूषण ने जो कुछ कहा है, इंडिया को तो आलमी अदालत के अंदर इसमें सजा होनी चाहिए, इंडिया के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। लेकिन अगली बात है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात। आज हमें सबक ये मिला कि हमें मजबूत होना है। हम मजबूत होंगे तो दुनिया हमारी बात सुनेगी। और पाकिस्तान ने उस सफर का आगाज कर दिया हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ हूं या मैं PMLN का हूं। आप तारीख उठा के देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए, पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हुई। मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए, पाकिस्तान को अक़वाम आलम के अंदर एक पजीराई मिली। ये जो इमरान खान साहब थे, पाकिस्तान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इंडिया ने 370 लगा के कश्मीर पे कब्जा कर लिया, दुनिया कहां खड़ी थी? बिल्कुल ऐसा। आज वही दुनिया, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व कराऊंगा। ये रिएक्शन 370 की टाइम पे दिया होता है, जब खान साहब ने बयान दिया था तो मैं क्या जंग कर दूं, तो मुख्तलिफ होता सिनेरियो। देखें, लीडर में फर्क होता है। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे जब 370 ये हुआ, उन्होंने कहा हुकूमत इस पर एक्शन ले। तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि क्या मैं इंडिया से जंग कर लूं? तो फिर जब वक्त आया, तो जब वही लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, वक्त आया तो जंग क्या, यहां की वीडियोस देखें, यहां पे लोग तमाशे कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ड्रोन आ गया, ये हो गया। और वहां पर क्या हो रहा है, लोग जो है दौड़े लगा रहे हैं, लोगों की मतलब घुस के मारा है हमने। और ये वो शहबाज शरीफ है जिसने कहा था कि पाकिस्तान की रेड लाइन पानी है। ये पानी आलमी अदारों के मुआहदे मौजूद हैं, कश्मीर के ऊपर तो आप कर गए। इन आलमी अदारों के मुआहदों को अगर आपने सबोटेज करने की कोशिश की, तो जहां जहां पर आप बंद बनाने की कोशिश करेंगे, हम आपको वहां घुस के मारेंगे। और हमने फिर घुस के मारा उनको। हमने 2 दिन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हमने दुनिया को दिखाया कि देखो ये हम पर हमले भी कर रहे हैं, ये हमको बार बार इंस्टिगेट कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे। और हमने कहा कि हम अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। DG ISPR ऑन रिकॉर्ड है, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो कि हम खामोशी से ये बर्दाश्त करेंगे? हम अपनी मर्जी का महाज खोल के आपको जवाब देंगे। फिर ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल पूरी दुनिया देखा। सर, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम के बारे में सर कुछ अल्फाज दें। जब जंग होने वाली थी तो हम मीडिया में, तो मेरे कजन्स मुझे मैसेज करके पूछें, यार मुनीब भाई जंग कब हो रही है यार, कब से वेट कर रहे हैं। और ये नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, तो जब हमला होता है तो आवाम को भाग जाना चाहिए। ये सारी कौम ने नूर खान एयरबेस का जो है घेराव कर लिया। और कोई हमारा प्यारा बच्चा था, उसने फूड पांडा भी मंगवा ली। इस कौम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वो कौम ऐसी कौम है कि ड्रोन्स जहाँ पे गिर रहे थे ना, एक इलाका था जहाँ पे 3-4 ड्रोन गिरे, तो उसके से थोड़ी कुछ 5 किलोमीटर दूर एक पकौड़े वाले की दुकान थी। वो लड़के ने कहा, यार आपकी दुकान बंद थी? कहता है जी उधर ड्रोन गिरे थे, दुनिया इकट्ठी थी, मैं दुकान चुक के उठे ले गया सर। तो हमारी कौम जिंदा दिल कौम है, हमारी कौम जो है बहादुर कौम है। एक चीज ज़हन में रखें, हमारे में और उनमें फर्क ही है कि हमारे लिए जो मौत है ना, वो एक नई जिंदगी का आगाज है। शहादत जो है वो एक नई जिंदगी का आगाज है। उनके लिए मौत है। तो उनको जिंदगी प्यारी है, हमें असूल प्यारे हैं। और असूलों के ऊपर अगर कोई भी हमसे टक्कर लेगा तो वो जवाब खाएगा। और अगली बात, ये जो कुछ हुआ ना, इसके अंदर अगर पूरी दुनिया को उठा के देखें तो पूरी दुनिया ने जश्न मनाया पाकिस्तान की जीत का। ऐसे ही मतलब उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, वहां से शुरू हो, चाइना, अफ्रीका, यूरोप, इवन रशिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्किया, क्या कमाल की वीडियोस, क्या कमाल के जश्न वहां पर हो रहे हैं। तो आज पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान की क़यादत ने,
पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गई। और ये देखें, ये कंटिन्यूस एक आपकी एफर्ट होती है। शहबाज साहब जब आए थे तो मैंने, जब पीडीएम की हुकूमत थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शहबाज साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो ये है कि वो आईएमएफ की डील जो इमरान खान करके गया, वो आईएमएफ जिसको 2016 में नवाज शरीफ साहब ने खैर बाद कह दिया था और 2019 में उसको फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया इंतहाई कड़ी शराइत के साथ। और 2022 में उस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, उसने टीवी पर आकर कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, हो चुका हुआ है। तो वहां से टर्न अराउंड करना, वहां से आईएमएफ की नामुमकिन डील को मुमकिन बनाकर, क्योंकि अगर आईएमएफ की डील ना होती तो सऊदी अरब, चाइना तक आपके साथ ना आते। वो ये कह रहे थे कि आप पहले जो है अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें, फिर हम आपके साथ आएंगे। तो एक हमने उस सफर का आगाज किया जिसमें हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा किया, पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाया, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ किया। सलामती कौंसिल का मेंबर पाकिस्तान बना 197 वोट लेके। वो दुनिया जो पाकिस्तान के साथ एक साल पहले खड़ी नहीं होती थी, बिल्कुल वो माशाल्लाह 197 वोट हमें पड़ रहे हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी की इतनी बड़ी जीत थी। और इसका एक और भी वजह थी कि तमाम अदारे एक पेज पे थे, मिलकर चल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंच गया था। यहां से वापसी जो है वो एक बड़ा कैलकुलेटेड सफर था। और इस सफर के ऊपर मैं ये भी कहूंगा कि जो गंद डालते रहे ना, जो हमारी अफवाज का मजाक उड़ाते रहे, जो पाकिस्तान के बारे में, इवन छोड़ दें उस बात को, ये इस जंग के दौरान जो लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे, क्या वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं? क्या वो पाकिस्तान के वफादार हैं? वो गद्दार हैं पाकिस्तान के। उनकी पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है। सर, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ हमारी सेलिब्रिटीज हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो बिल्कुल खामोश रहे। जंग छिड़ गई है, आपके बच्चे शहीद हो गए, आपके फौजी शहीद हो गए, बिल्कुल खामोश। देखें, मैं ये बात 2 साल से कह रहा हूँ, कह तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ, लेकिन जब ये 9 मई वाला गंद हुआ ना, तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि ये जो सरहदों पे हमारे जवान खड़े हैं ना, इनके भी बच्चे हैं, ये खुद भी किसी के बच्चे हैं, इनकी भी माएँ बहनें बेटियां हैं, इनकी भी शादियां हुई हैं, और ये सारे यंगस्टर हैं, इनकी छोटी छोटी उम्र की इनकी औलादें हैं। इनके घरों में नहीं होता कि यार आप लोग, मैं हर जगह ये मिसाल देता हूँ। एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनकी शहादत हुई, उनके घर गया मैं, उनकी शादी 3 माह पहले हुई थी। वो बेवा ने कहा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम तो ये सुनते आए हैं, लेकिन ज़रा सोशल मीडिया पे देखें कि क्या क्या चल रहा है। इस तरह के गंदे और बदबूदार कमेंट्स, तुम्हारे लिए ये लोग अपनी जानों की कुर्बानी दें, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए ये सारे ख़ानदान जो हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, इनको पता है कि हमारा बेटा गया है, हमारी बेटी गई है, इसने पता नहीं जिंदा वापस आना है या नहीं आना, लेकिन वो खुशी के साथ भेजते हैं। मुझे वो बाप याद हैं जो कहते हैं कि मेरे 2 बेटे और हैं, उनको भी ले जाओ। बेटे की लाश घर में आती है शहीद की, और वो कहता है कि मेरे 2 बेटे भी ले जाओ पाकिस्तान पे कुर्बान। और ये बगैरत, ये मैं इनको क्या कहूँ, जो इस तरह की बकवास करते हैं, उनका मुंह तोड़ने का वक्त आ गया है। और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, तुम्हें पहचान पाकिस्तान ने दी। तुम्हें मौत पड़ गई थी कि जब पाकिस्तान के ऊपर एक बुरा वक्त आया, तुम सिर्फ अपने फॉलोअर्स जो इंडिया में बैठे हैं और जो बाकी जगहों पे बैठे हैं उनको बचाने के लिए तुम मुंह बंद कर लो। तुम गद्दार हो, तुम्हारा कौम अब एहतसाब करेगी। तुम सेलिब्रिटीज नहीं हो, तुम गद्दारे वतन हो। और इंशाअल्लाह ताला हम इनका एहतसाब करेंगे। हम एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं कि इन दिनों के अंदर कौन कौन एक्टिव था, वो हमारे सर का ताज है, और जो एक्टिव नहीं थे उनका एहतसाब करेंगे, उनको नंगा करेंगे कौम के सामने। बेहतरीन सर, बेहतरीन सर। ऑन अ लाइटर नोट सर, जो पाकिस्तान की यूथ है अब वो कह रही है सर फौज का बजट बढ़ा दें, हम अचार पे गुजारा कर लेंगे। देखें, आप इंडिया का बजट देखें, हम उसका मुकाबला नहीं करना चाहते, ना हमने हमारी कोई एक्सपेंशन की पॉलिसी है। हमने अपना डिफेंस करना है, और डिफेंस करना है बेहतरीन तरीके से। उसके अंदर देखें, ग़ज़वा खंदक में पेट पे पत्थर बांध के वसाइल पैदा किए गए थे।
और मुझे अच्छी तरह मतलब आप देखें कि वो किसी साहबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है, तो उन्होंने दिखाया उन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो बात है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए वक्ती तौर पे तो मैं तो हम और कौम ने कुर्बानी दी है। बेशक हमने जब IMF की डील कर रहे थे तो इस डील के अंदर हमारे जो हमने IMF को देना था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने सैलरीड क्लास के ऊपर बेतहाशा टैक्स लगाए। कौम ने साथ दिया, कौम खड़ी हुई। कुछ गंदे अंडे थे जो बकवास करते थे, लेकिन मिन हैसुल कौम खड़ी हुई। आज कौम को वापस देने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो पाकिस्तान की नेक नामी दुनिया में हो रही है, तो इंशाल्लाह इस बजट के अंदर हम कौम को भी करेंगे और आर्मी और हमारी अफवाज, बहादुर अफवाज, एक शहीद जो हो जाए आप उसकी कीमत अदा कर सकते हैं। जो ये सोच के घर से जवान सरहद पे खड़ा हो जाए कि मैं कुर्बानी देने आया हूं, आप उस जज्बे की कीमत अदा कर सकते हैं। तो ये जिंदा कौमें कुर्बानी देती हैं। और आज हमारी सरहदें इसलिए महफूज हैं कि 1998 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जो एटॉमिक डेटरेंट दिया, डॉक्टर कदीर ने जो पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया, तो आज इंडिया उस तरह कन्वेंशनल वॉर हमसे नहीं कर सकता। और आज यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने JF-17 का तोहफा पाकिस्तान की कौम को दिया, चाइना के साथ कोलैबोरेशंस करके। तो ये एक विजन है। ये वो शहबाज शरीफ हैं जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया। अब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आज दुनिया पिछले 1 साल से रोज नए से नया मुल्क आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। और इन 4 दिनों की जंग के बाद अब दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ मजीद हो चुका है। सर अगेन पूरी यूथ की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, तो वो ये भी कह रहे हैं कि AVM औरंगजेब भाई जो हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाते और उनके साथ एक मीट एंड ग्रीट रखते हैं हमारा। एक वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। भी जिस तरह हालात नॉर्मल होते हैं, ये हमारे हीरोज हैं। बिल्कुल कौम इन पर फख्र करती है। जो शहीद हुए हमारे, उन पे कौम फख्र करती है। और एक बात और, तनख्वाहों से नहीं, ये जज्बा ईमानी से काम चलता है। बेशक ये इनको जो दुनियावी तौर पे जो करना है वो हुकूमत फैसला कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करके एक अनाउंस कर चुके हुए हैं। और इंशाल्लाह इन कौम के हीरोज़ को हम पूरी तरह एक्नॉलेज भी करेंगे। और ये वो नाम है जो इंडिया के अंदर डर की लामत बन चुके हैं। बेटा सो जाओ और आ जाएगा। सर मैं लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपके जो एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम्स पे आता हूँ। पूरे पाकिस्तान जब से ये जंग जीता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, पाकिस्तान की आवाम में एक ये सवाल पाया जाता है कि पाकिस्तान एज ए नेशन फ़लस्तीन की दिफा के अंदर मदद क्यों नहीं कर पा रहा। मैं चाहूँगा कि आप इसको भी एड्रेस करें कि क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान खुद जो है अपने दुश्मनों में घिरा हुआ है, लेकिन तैयारी करनी है हमने। देखें, हमेशा हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। बदकिस्मती क्या है कि पाकिस्तान को, देखें ये बात आपको थोड़ी अजीब भी लगेगी, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरी तरह कायल हूँ। मैं क्योंकि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ और हिस्ट्री को भी स्टडी करता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जब शुरू हुआ ना, ब्रेकें लगा दी गई। 2018 का इलेक्शन, हम अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाते, ना चोरी किया जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल और होती, मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान जब भी आप देखें टेक ऑफ करने लगता है तो पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया ना, तो पाकिस्तान ने नंबर 1 आलम इस्लाम की सरबराही करनी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर, देखें हमारे टैलेंट इतना है, इतने बुरे हालात में हमारे बच्चे बच्चियां दुनिया के अंदर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉप अदारे हैं उनके अंदर वो डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारे पोटेंशियल को हमारा दुश्मन समझता है, हम नहीं समझते। बदकिस्मती है। और कायदे आज़म ने जब 2 कौमी नजरिए की बात की थी ना, ये वो कायदे आज़म थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसिडर थे, जो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलके रहें। तो जब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि ये तो हमारे साथ मिलके रह ही नहीं सकते और ये साजिशें करने से बाज ही नहीं आते हैं, तो एक ऐसा खित्ता है सरजमीन जहाँ पे हम
कुरान और सुन्नत के ताबे होके हम एक ऐसा दुनिया, एक खिता बना सकें जहां से हम पूरी दुनिया को लीड करें। तो पहले दिन से ही हम पर हमले शुरू हो गए, पहले दिन से ही उस नजरिए को दफन करने की साजिशें शुरू हो गई। आज इस जंग ने हमारे नौजवानों को फिर बताया कि वाकई कोई दो कौमी नजरिया था और उसकी रीजन क्या थी, कायदे आजम की जो जिद्दोजहद थी वो किस बात की जिद्दोजहद थी। तो अब दोबारा रिसर्जेंस का टाइम है और पाकिस्तान लकी है, मैं आपको कह रहा हूं दोबारा कि लकी है कि हमारे पास मियां नवाज शरीफ साहब जैसे और शहबाज शरीफ जैसे लोग मौजूद हैं जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और इस रीसर्जेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, बाकी हुकूमतें जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रही हैं, क्योंकि यूथ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यूथ को ही एम्पावर करके हम ये तमाम अचीव कर सकते हैं जो हमारे नौजवानों ने किया। ये जो साइबर अटैक्स इंडिया पर हुए, ये किन्होंने किए? नौजवान बच्चे और बच्चियां थे। ऐसे ही है, इन्हीं हमारे अदारों के पढ़े हुए बच्चे और बच्चियां थे, हमारी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए बच्चे बच्चियां थे, जिन्होंने, आपको तो नजर आ रहा है ना कि राफेल गिरा दिए, S-400 जो है उनका दिफाई निज़ाम वो ख़त्म कर दिया, इसराइली ड्रोन्स जो हैं उनको ऐसे गिराया जिस तरह कौवे और चीलें मारी जाती हैं। असल जो अटैक किया वो उनका पूरा सिस्टम हैक हो गया, उनके सिस्टम्स उड़ के रह गए और ये पाकिस्तान के नौजवानों को सलाम है। बिल्कुल सर। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यूथ की भी बात करूँगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइजेशन में जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब इसको आप पॉजिटिवली लेंगे या आप इसको मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी कहेंगे कि उनको जो है गवर्नमेंट की बजाय अब प्राइवेट इदारों को दे रहे हैं? देखिए, मैं जब मिनिस्टर एजुकेशन था ना पंजाब में, तो हमने ये काम शुरू किया था। हमने इनिशियल 5000 स्कूलों को, और ये स्कूल कौन से आइडेंटिफाई किए थे जिनके अंदर बच्चों की तादाद 20 से कम थी, जिनका रिजल्ट जो है वो 10% से नीचे था, 0% भी था कई जगहों पे। अब आप इतने ज़्यादा वसाइल देते हैं, हमने 2.5 लाख टीचर भर्ती किया था। 2.5 लाख टीचर भर्ती करने के बाद उनकी ट्रेनिंग्स, उनको उनकी एडजस्टमेंट, एक बेहतरीन किस्म का निज़ाम। लेकिन हमने साथ पहली दफ़ा ये हुआ था कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शुरू की थी कि जहाँ पर हमारे पास टीचर्स नहीं है, जहाँ पे टीचर्स पढ़ा अच्छा नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे उन स्कूलों को आइडेंटिफाई करके हमने बेहतरीन अदारों को एक बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर उनको आउटसोर्स करना शुरू किया था। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जहाँ पे 20 बच्चे नहीं थे, आज वहाँ पे मिनिमम 400-400, 500-500 बच्चा है। कई जगहों पे 2500-2500, 3-3 हज़ार बच्चा हो गया हुआ है। जहाँ का रिजल्ट जो है वो 0% से 10% मैक्सिमम था, आज वहाँ का रिजल्ट 70% से 80-85%। ये प्राइवेटाइजेशन के बाद? ये प्राइवेटाइजेशन के बाद, नॉट प्राइवेटाइजेशन ना कहें इसको आउटसोर्सिंग कहें। आउटसोर्सिंग। तो हमने मतलब बेहतरीन जो अदारे थे उनको ये स्कूल दिए, ठीक है, पैसे गवर्नमेंट ही देती है। अब हम 850, उस वक्त हमने जो शुरू किया 550 रुपये, जिसको अब बढ़ा के 850 और इस तरह पर बच्चा हम पे करते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम था ना, उसकी कामयाबी में मैं जो अब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको, राना सिकंदर साहब, इनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इसको एक और लेवल पे ले गए। और इससे हो क्या रहा है, देखें हमें चाहिए क्या, हमारे बच्चों को तालीम बेहतरीन मिले, उनकी जो बेस है वो बेहतरीन बने, वो इतने कॉन्फिडेंट हों कि वो दुनिया का सामना कर सकें। जस्ट अ कंफ्यूजन, अभी आपने कहा कि आउटसोर्स किया है और आप पे भी कर रहे हैं जी, तो वो जो आउटसोर्स किया है वो अपनी मैनेजमेंट लेकर आए हैं या वही सरकारी टीचर्स और स्टाफ था जो कि आउटसोर्स की हुई मैनेजमेंट के अंडर काम कर? देखें, हमने वहां से अपने टीचर्स विड्रॉ किए, वो अपने टीचर्स लेकर आए, ठीक है, लोकल इलाके के लेकर आए, ठीक है, और उसकी हम चेकिंग जरूर करते हैं। उसका एक हमने बनाया हुआ है जिसपे चेकिंग होती है, जिसमें अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उनसे वापस लेते हैं और फिर उनको देते हैं जो अच्छा परफॉर्म करें। बट ये इतना कामयाब मॉडल गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम जो अपना बच्चा पढ़ाते हैं ना, जिसको जो सरकारी स्कूलों में, तो वो कोई हमें पर बच्चा कॉस्ट 15-20 हज़ार से ऊपर भी पड़ती है और इसके अराउंड पड़ती है। यहाँ पे हम 850 पर बच्चा देते हैं और अब हम ब्रिक एंड मॉर्टर वाले मॉडल से भी बाहर आ गए हैं। हम जो पेफ है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन,
ये भी एक इतना बड़ा, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, और मैं मरियम साहिबा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस मॉडल को इस तरह लेके चली हैं कि आज पंजाब का मॉडल जो है ना वो इस वक्त रेप्लिकेट करने की बात हो रही है बाकी सूबों में भी और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी। अमेजिंग। सर, एक और इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी फोकस करें। बहुत सारे यूथ का ही इशू है, ड्रग्स हैं। अगेन हमारा जो सोसाइटी का सोशल फैब्रिक है, ट्रेडिशन है, नॉर्म्स हैं, वो तबाह हो चुके हैं आजकल के स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, ड्रग्स ये बहुत आम हो चुकी हैं, ज़िना आम हो चुका है। इस्लामाबाद की अगर बात करें, आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से रूम्स मिल जाते हैं, एयरबीएनबी। सीएम मरीम साहिब का जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो उन्होंने थिएटर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की थी पंजाब भर में। ये नेशनल इशू बन चुका है, हमारा जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का, वो जो है ना सर तबाह हो रहा है। इस पे क्या करें सर? देखिए, अफ़गान वॉर जो है ना उसने हमारे सोशल फैब्रिक को बहुत बड़ा धचका लगाया, क्योंकि उस वॉर के अंदर ये ड्रग्स, क्लाशनकोफ कल्चर, पजेरो कल्चर, ये हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो इजी मनी था और जिन लोगों ने उसमें किया तो वो एक बिल्कुल एक वैल्यू सिस्टम भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा हिट हुआ। उसके बाद जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए ना तो फिर उसकी मतलब आप इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो हमने फिर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त ANF के साथ मिलके, एंटी नारकोटिक फोर्स और तमाम एक्साइज डिपार्टमेंट और बाकी तमाम एजेंसीज के, हमने जहाँ से ये आती थी इसको रोकना शुरू किया था। आज पाकिस्तान की कौम जो है, हम पूरा इस पर फोकस्ड हैं। हम इसके ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके जो लोग सप्लाई, पंजाब में तो इस वक्त एक ज़ीरो टॉलरेंस आ चुकी हुई है पंजाब के अंदर तो, और इसी तरह वफाक के अंडर जितने अदारे हैं उनके अंदर भी हम इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये सोर्स को जब तक हम पीछे से ड्राई नहीं करेंगे, वो लोग जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको जब तक पकड़ के अंदर नहीं करेंगे, उनको सख्त सजाएं नहीं देंगे, तो ये काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले चंद महीनों में इसका रिजल्ट नज़र आएगा। इंशाल्लाह। सर, PMLN की विजन फॉर यूथ एंड डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी को लेके और स्किल डेवलपमेंट को लेके जो इस वक्त दुनिया की टॉप प्रायोरिटी है, स्किल, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज हैं अब ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया ट्रेंड। 4 साल पढ़ो, अब 4 महीने की एक स्किल आप हासिल करें और आप अपना करियर स्टार्ट करें। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करने के लिए सर क्या करें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम अगेन 2013 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया। 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और फिर 2013 में दोबारा बने, तो जो पहली यूथ पॉलिसी पाकिस्तान की हमने दी थी वो हमने 2010 में दी थी। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे उसके अंदर था कि एजुकेशन को सबसे ज़्यादा जो है प्रोमोट किया जाए, और उसके लिए फिर हमने लैपटॉप से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, सॉफ्ट लोन से लेके, इनोवेशन अवार्ड से लेके, दानिश स्कूलों से लेके, मतलब यू नेम इट, एक बहुत बड़ा एक इनकलाब था, जो एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन था जो हम अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लेकर आए। और फिर जब वफाक में हमारी हुकूमत 2013 में आई तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में लेकर गए। कहने का मतलब ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं, हम उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे के उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं। हम उसके अंदर जहाँ पर हम, जिस तरह मैंने बाकी चीज़ें बताई, मिसाल के तौर पे जब पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था जिससे हम स्कॉलरशिप्स देते थे, हमने उसको पाकिस्तान एंडोमेंट फंड बना दिया हुआ है, पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड। हमने दानिश स्कूल अथॉरिटी जो पंजाब थी हमने पूरे पाकिस्तान की बना दी हुई है। अब पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूलों का जाल बिछा रहे हैं हम। स्कॉलरशिप्स बच्चे बच्चियों को, इनोवेशन अवार्ड्स। इसके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पर हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको धक्के ना खाने पड़े, किसी एक जगह पे उन्हें सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 4 E's पे खड़ा है: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, एनवायरनमेंट। इसके तहत हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल यूथ हब लॉन्च किया। ये जो पोर्टल है ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर, इसके अंदर इन 4 E's के तहत आपको आपका इंटरेस्ट चाहे एजुकेशन में है,
चाहे टेक्निकल एजुकेशन में है, चाहे आईटी में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे आर्ट्स एंड कल्चर में है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आप अपने आप को जब इस पर रजिस्टर करेंगे तो स्कॉलरशिप चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ये AI बेस्ड है, ये आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुद बताएगी। हाँ, अमेजिंग। एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट के ऊपर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको ड्रामा में इंटरेस्ट है, आप अच्छे सिंगर हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आप क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहते हैं, चाहती हैं, आप ग्रीन इकोनॉमी, जो क्लाइमेट के बाद चेंज के बाद जो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट का जो है, तो ग्रीन इकोनॉमी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब $multi-trillion इंडस्ट्री ग्रीन इकोनॉमी बनने जा रही है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। सबसे बढ़ के आपके मुताबिक, आपकी काबिलियत के मुताबिक अगर कोई जॉब अवेलेबल है, चाहे वो पाकिस्तान में सरकारी, प्राइवेट, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, अच्छा, आपको फौरी तौर पे वो आपको सजेस्ट करेगा। ये जंग की वजह से 4 दिन हमने इस डिजिटल जो हमारा यूथ हब है इसको बंद रखा, क्योंकि वो हैकिंग जो हो रही थी तो उसके ऊपर था कि अदरवाइज आज के दिन तक, ये 26 मार्च को लॉन्च हुआ था, दरमियान में ईद भी आई, दरमियान में एक हफ्ता ये जंग वाला भी आया, उसके बावजूद आज इसके 14 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। अच्छा, आज इसके ऊपर जो है माशाल्लाह दुनिया की टॉप कंपनीज जो हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मौजूद हैं। आज के दिन में भी अगर आप जाएं तो 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबिलिटी इस डिजिटल यूथ हब के ऊपर मौजूद है। तो ये गेम चेंजर है, और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात खुद बैठ के इसको डेवलप कराने में, इसके अब पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो कल ही प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव की, कैबिनेट में जारी है, अगले हफ्ते तक जो है वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ईद से पहले अपने बच्चों को, मैं अब आखिरी बात, जी, अगर नेफ्टेक के साथ और रीजनल टेफ्टास, सूबाई टेफ्टास के साथ मिलके हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं कि आज पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां जो हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो इस दिसंबर तक हम 15 लाख के करीब पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां दुनिया से बाहर डिफरेंट जॉब्स में एडजस्ट करवाएंगे। हम जो स्टार्टअप्स हैं, जो फ्रीलांसिंग है, जिसमें बच्चे और बच्चियां घर बैठ के इस डिजिटल यूथ हब पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, जिसमें मिनिमम आप 40-50,000 पाकिस्तानी रुपीस से लेके $5,000 तक मंथली वर्क फ्रॉम होम करके कमा सकते हैं। तो हम हर वो अपॉर्चुनिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स के स्कॉलरशिप्स हैं, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, आईटी की हैं, आईटी की इंडस्ट्री जब हम आए थे $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको हमने अगले 3 साल में $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है। आज 1 साल बाद हम $5 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुके हुए हैं। $5 बिलियन की, जो इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इसको 25, तो हम हर शय के ऊपर अपने बच्चे और बच्चियों को पॉजिटिवली इंगेज करके उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी जंग खत्म हो गई है, जंग में इंटरनेट की स्पीड भी ज़रा तेज़ कर दी थी आप लोगों ने, VPN भी हटा, VPN के बगैर भी यूज़ करे, तो ये जारी रहेगा या अभी VPN डाउनलोड करने दोबारा से? अब आपने ये बात की तो मज़ाहिया अंदाज में, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। देखें, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके कौम में मायूसी फैला रही थी, कौम के अंदर इंतशार और फसाद को फ़रोग दे रही थी। तो वक्ती तौर पे तो हमने एक कर्ब लगाया, लोग कहते हैं कि जी ये हो गई चीज़, ये हो गई, एक कर्ब लगाया था। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की सलामती सबसे आगे है। बेशक अब चीज़ें बेहतर साइड पर मूव कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला स्पीड भी होगी, कनेक्टिविटी भी होगी, और पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां एक्सेल करेंगे। सर, जो नेशनल यूथ पॉलिसी है, आपने उसका ऐलान किया हुआ यूथ गवर्नमेंट ने, लेकिन जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ पेपर पे है, अभी तक कुछ जो है ना, मतलब कोई इमारत या कुछ ऐसी चीज़ होते हुए नज़र नहीं आ रही। देखिए, नई दुनिया जो है ना, मैंने जिस तरह पहले बात की कि एजुकेशन में ब्रिक एंड मोटर से हम बाहर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किस तरह करना है। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं जब यूथ मिनिस्टर था पंजाब में, मैं डिप्टी स्पीकर था, तो पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी
शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उन्होंने लॉन्च की थी पंजाब यूथ पॉलिसी बैक इन 2011। और उसके जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसके मुताबिक बाकी सूबों ने भी फिर उसको अडॉप्ट किया, बाकी सूबों ने भी उस पर काम किया। आज हम पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी, इस पर काम हो रहा है। 4 महीने हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ थे, जो पॉलिसी गाइडलाइंस थी, उनको फाइनल किया तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके। अब हमारी टीमें पाकिस्तान के तुलो अर्ज में निकली हुई हैं। मैं खुद 2 हफ्ते KPK में रह के आया, मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैं जनूबी पंजाब में गया, मैं गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूँ। मेरी टीम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कोयटा में बैठी है, वहाँ से वो सिंध में जा रही है। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चे और बच्चियों से उनकी राय लेके, उनके विजन के मुताबिक, उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक, जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक हम पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें लाखों बच्चों बच्चियों का इनपुट शामिल होगा। हमने पाकिस्तान की नेशनल यूथ काउंसिल 100 बच्चा बच्ची जो पूरे पाकिस्तान से था, एक बड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आया। 13 बच्चे बच्चियां पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा है वो वहाँ से आए। 113 बच्चे और बच्चियां आज ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का यूथ एडवाइजरी बोर्ड है। आने वाले बजट के अंदर यूथ को क्या चाहिए, यूथ के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये बच्चे नीचे पूछ के हमें बता रहे हैं। ये बच्चे नेशनल यूथ पॉलिसी पे हमारे साथ काम करके, हम देहातों में काम करने वाला बच्चा, भट्टे पे काम करने वाला बच्चा, रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप पे काम करने वाले बच्चे से लेके 10 से 19 साल का जो एडोलेसेंस का पीरियड 10 से 15 साल का, उसको भी कवर कर रहे हैं पहली दफा। और 15 से 29 तक का कवर करके एलीट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, मतलब हम किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नहीं छोड़े। हर एक को पूछ के उनकी राय के मुताबिक वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ इंशाल्लाह मिलके लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये नेशनल कोहियन की बात है, ये कौमी इत्तेहाद और यकजहती की बात है। तो इसके ऊपर बच्चों की राय, नौजवानों की राय से हम एक चीज लेकर आ रहे हैं। सर, नौजवानों को हुकूमत लैपटॉप्स देती है, वो OLX पे बेच देते हैं। देखिए, बहुत कम बच्चे हैं। मैंने तो एक दफा पहले भी कहा था कि मैंने एक सर्वे करवाया कि लाख लैपटॉप आप साल का देते हैं, उसमें 30 गंदे अंडे निकलते हैं। तो वो जो गंदे अंडे हैं ना, वो जो ये काम करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचते। देखिए, हम जब छोटे होते थे, मेरे पास आज भी मेरे उस्ताद मोहतरम ने, मैंने वो कोई तो कभी 100 रुपया मिला, कभी 50 रुपये मिले, कभी 10 रुपये मिले, मैंने आज भी वो फ्रेम करा के रखे हुए। ये एक ऑनर होता है कि हुकूमत आपकी कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज कर रही है और आप इतने गंदे साबित हो रहे हैं कि आप उसको, मतलब जो है, और ये 30 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। तो बाकी बच्चे तो आज पाकिस्तान अगर फ्री लॉन्चिंग में आगे है, आज पाकिस्तान अगर स्टार्टअप्स में आगे है, तो अल्लाह के फजल से जो लैपटॉप्स हमने 10 लाख के पंजाब में दिए, जो 6 लाख से ज़्यादा वफाक में दिए, ये बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बनाई, जिनको हमने दुनिया के साथ जोड़ा। दुनिया ग्लोबल विलेज है और इस लैपटॉप के ज़रिए इन्होंने दुनिया को देखा और अपना मुकाम बनाया। सर, आपके सबसे बड़े क्रिटिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस वक्त अटियाला जेल में हैं। उन्होंने मेट्रो की तनकीद की, फिर पेशावर में खुद बनाई, वो सही नहीं बना सके। लैपटॉप्स की तनकीद की कि जी ये ज़िया है जी पैसों का, लेकिन फिर भी जो गंडापुर साहब में खुद तकसीम कर रहे थे। सर, ये PTI नून को कॉपी करती है या नून PTI को कॉपी करती है? अल्लाह के फजल से हमारा एक प्रोजेक्ट बता दें जो हमने कोई उनका कॉपी किया हो। हमारे सारे प्रोजेक्ट, मैं आज आपको बड़ा ओपन बताऊंगा, मैं जब मिनिस्टर एजुकेशन था तो हमारे साथ मैकेंजी के अंदर तैमूर झगड़ा साहब काम करते थे और उन्होंने जो कुछ पंजाब से सीखा, उन्होंने जाके उसकी कीमत ये वसूल की कि वहाँ पे वो मिनिस्टर बन गए और पंजाब मॉडल को, जिसके ऊपर वो मैकेंजी के साथ 5 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे जाके रेप्लिकेट करने की कोशिश की। लेकिन ये करने के लिए भी ना कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। हम लोग अल्लाह के फजल से जो पैसे बचाते थे, ये जो हमारी
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते थे, हम हेल्थ और एजुकेशन को बहुत देते हैं, अल्लाह के फजल से जितना पंजाब देता था कोई और सूबा नहीं देता। लेकिन उसके साथ जो गुड गवर्नेंस की वजह से जो हम बचाते थे पैसे, हम वो भी एजुकेशन और हेल्थ में डालते थे, सोशल वेलफेयर में डालते थे। यहाँ पे तो करप्शन की दास्तानें, अभी 40 बिलियन से ज्यादा का लेटेस्ट स्कैंडल इनका आया हुआ है, जो मतलब इनके मुंह के ऊपर एक चपेड़ है। तो जहाँ पे करप्शन होगी ना, वहाँ पे तरक्की नहीं होगी। जहाँ पे अकरबा परवरी होगी ना, आप तो इतने जालिम लोग हैं कि आप रमज़ान पैकेज के नाम पे भी जो पैसा मुस्तहिकीन को मिलना चाहिए था अपने पार्टी वर्कर्स में बांटा। आप तो इतने जालिम लोग हैं कि आपको जो पैसा सूबे के दिफा के लिए मिला था, अरबों रुपए, आपने वो बांट दिया। और आज केपीके की हिफाजत के लिए या वफाकी अदारों को जाना पड़ता है या फौज को जाना पड़ता है। आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब के अंदर हमने जो है एंटी टेररिज्म फोर्स बनाई, हमने रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाई। आप एक काम इस तरह का नहीं कर सका। किधर गए वो अरबों रुपए जो आपको मिले इस काम के लिए कि अपने सूबे के लोगों का दिफा करें, अपने सूबे के लिए काम करें। तो जहां पे करप्शन होगी वहां पे फिर यही होगा जो आज हमें केपी के 13 साल की हुकूमत के बाद दिवालिया हुआ बैठा है। 13 साल की हुकूमत के बाद उनकी यूनिवर्सिटियां जो हैं उनके पास पैसे नहीं है। मैं अभी होकर आया हूं, वो कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। वहां के बच्चों ने मुझे कहा कि हमारा कसूर क्या है कि आप पंजाब को दे रहे हैं, बाकियों को दे रहे हैं। हमने कहा कि जितना पैसा पंजाब को मिलता है एनएफसी अवार्ड के मुताबिक उतना ही आपको मिलता है। तो क्यों आप तो अपने हुक्मरानों से सवाल करें कि क्यों नहीं वो फैसिलिटीज आपको दी जाती। देखें, बात यह है कि कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपनी तारीख से सबक सीखती हैं। कायदे आज़म ने जब कहा था ना कि 2 कौमी नज़रिया, कि जब तक बरे सगीर हिंदो पाक में एक भी मुसलमान जिंदा है तो 2 कौमी नज़रिया जिंदा है। कायदे आज़म वो हस्ती थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे, और वो ही वॉज वर्किंग एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता ये लगा कि ये साजिश करने से बाज नहीं आते, ये जो है पीठ में वो जो है ना छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान वक्त की ज़रूरत है, एक ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर मुसलमान जो हैं अपने अकायद के मुताबिक, कुरान और सुन्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, बराबरी और मुसावात की बुनियाद पर उनके पास आगे बढ़ने के मौके हों, और अक़लियतों के हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हो, अक़लियतों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों जो बाकी सबको अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा पाकिस्तान था जिसके लिए काम किया गया। आज मेरी नौजवानों से अपील है कि ये जो हमारे मुल्क पर हमला हुआ, जो हमारा दिफा अल्लाह के फजल से नाकाबिले तस्खीर रहा, ये तब तक नाकाबिले तस्खीर रहेगा जब तक आप कमिटेड होके, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कमिटेड होके अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं होंगे। क्योंकि जो शख्स किसी के साथ अपने साथ सिंसियर नहीं हो सकता, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। तो पैगाम इतना ही है, मेहनत करो, नीयत के साथ करो, दयानतदारी के साथ करो, क्योंकि ईमान का दारोमदार नीयतों पर है। बेशक। तो चाहे जितना मर्जी काम करो, नीयत जब तक साफ नहीं होगी तरक्की नहीं है। जब तक बाअदब बाएहतराम, बेशक, अदब और एहतराम के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आपके पीछे खड़ी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है सर, एक शाउट आउट दे दें पाकिस्तान नाउ के लिए कैमरे में देख के। और आपने सर पाकिस्तान नाउ का विजन है और इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें। पाकिस्तान नाउ जो है ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, और जिस तरह ये आउटरीच है इसकी, जिस तरह ये एक मैसेज लेके जा रहे हैं, और जिस तरह इनका असर आ रहा है, तो ये पाकिस्तान नाउ का ही विजन है, और इस पाकिस्तान नाउ के विजन के साथ हम भी खड़े हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ख़वातीन और हज़रात, ये थे राना मशहूद साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली यूथ प्रोग्राम्स हैं, आप हम इनकी जो वेबसाइट है वो शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ पे जाएं, रजिस्टर करें, और जो बेइंतहा दुनिया भर से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब्स की हैं, स्कॉलरशिप्स की हैं, एम्प्लॉयमेंट की हैं, तो वो सब जो है हुकूमत पाकिस्तान ला के आपके जो है उसने गोद में रखती है। तो अब ये आप लोगों ने खुद थोड़ी सी मेहनत करनी है, और पाकिस्तान जिंदाबाद।